हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस पेपर 1 के क्लास 10th के सेकंड लेसन के बारे में, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके कुछ टॉपिक हमने पहली वाली वीडियो में कवर कर दिए हैं, जैसे कि एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड डॉबराइनर ट्रायड। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये क्या थ्योरी है, आइए जानते हैं। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, इंग्लिश साइंटिस्ट है जॉन न्यूलैंड्स, को रिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स टू देयर प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट वे। जैसे इसके पहले के साइंटिस्ट जो थे डॉबराइनर, उन्होंने अलग तरीके से यानी कि ट्रायड बना के उनकी जो एटॉमिक मासेस जो है एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कोरिलेट की थी। तो ये जो है उनके बाद आने वाले साइंटिस्ट यानी कि न्यूलैंड्स, तो उन्होंने क्या किया है, एटॉमिक मासेस ही कंसिडर करके उनकी प्रॉपर्टीज जो है एक अलग तरह से कोरिलेट करने का प्रयास किया है। सो इन ईयर 1866, आपको ईयर याद रखना है, इन ईयर 1866 Newlands arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic masses। अभी यहाँ पर एक बात समझ के लेनी है हमको कि न्यूलैंड्स के ज़माने में तब तो 118 एलिमेंट्स नहीं थे, पूरे के पूरे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे तो वो उन्होंने क्या किए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, उन्होंने शुरुआत किस एलिमेंट से की, हाइड्रोजन के एलिमेंट से, एंड एंडेड अप विद थोरियम, और सबसे बड़ा जो एलिमेंट था उस ज़माने में तो वो थोरियम था। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबके एटॉमिक मासेस जो है वो कंसिडर करके। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड अ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो ये बात हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट करनी है। हर एक जो एलिमेंट है, 8 नंबर का एलिमेंट जो है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है या फिर सिमिलर है, किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। मतलब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितने भी 8 नंबर का जब ऐसे अरेंज किए सब एलिमेंट्स, तो 8 नंबर का एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टी उसकी किससे सिमिलर रहती थी, फर्स्ट नंबर के एलिमेंट्स के जैसी। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं। ये एग्जांपल आपको मिनिमम 2 एग्जांपल्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, ध्यान में रखिए। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम शोज द सिमिलैरिटी टू द बेरिलियम, और तीसरा एग्जांपल दिया है, क्लोरीन शोज द सिमिलैरिटी विद द फ्लोरीन। तो इस तरह से आप एग्जांपल जो है वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ओके, सो उसके बाद न्यूलैंड्स कंपेयर्ड दिस सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव्स इन द म्यूजिक। न्यूलैंड्स ने क्या किया, ये जो सिमिलैरिटी है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो सिमिलैरिटी दिखाता है नंबर 8 के एलिमेंट से, यानी कि उससे 8 नंबर की पोजीशन पर रहने वाला जो एलिमेंट्स है उससे उसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। तो न्यूलैंड्स ने इसे कंपेयर किससे किया, तो म्यूजिक से किया। म्यूजिक में जैसे सुर रहते हैं उनके साथ उन्होंने कंपेयर किया। ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व इन 8 एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। और जो उनको ये सिमिलैरिटी दिखाई दी या फिर ऑब्जर्व हो गई 8 और फर्स्ट नंबर के एलिमेंट्स में, तो उसे उन्होंने नाम दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद, मतलब पहला एलिमेंट्स हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एलिमेंट जो है, तो उसकी और फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है। तो ये बात उनको ध्यान में आई, इसलिए उन्होंने इसको नाम रख दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी यहाँ पर ये समझते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं एक एक 1 बाय 1 करके हम ये टेबल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सोडियम इज द 8 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिथियम।
सोडियम की पोजीशन यहाँ पर अगर देखी आपने, सोडियम जो है, हाँ, इट इज़ 8 एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम। लिथियम से अगर काउंट करते हैं आप, हाँ, लिथियम यहाँ पर है और सोडियम यहाँ पर है, तो ये पोजीशन जो है वो 8 नंबर की आती है। वैसे ही लिथियम से सोडियम 8 नंबर पर है। वैसे ही दूसरी पेयर जो है, यानी कि मैग्नीशियम शोज द सिमिलैरिटी टू द बेरिलियम। मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ पर है, हाँ, सिमिलैरिटी विद बेरिलियम। ये दो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, यानी कि वो एक एलिमेंट जो है बेरिलियम, वो सिमिलर है मैग्नीशियम से, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो 8 नंबर के मैग्नीशियम एलिमेंट से सिमिलर है। वैसे ही थर्ड एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे कि क्लोरीन शोज द सिमिलैरिटी विथ फ्लोरीन। यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं, क्लोरीन शोज द सिमिलैरिटी विथ फ्लोरीन। तो ये दो एलिमेंट जो है, तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। इनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल, मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं और ये मस्ट है। सिर्फ आपने थियरी लिखी या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, न्यूलैंड्स का लॉ जो है, ऑक्टेव्स का क्या है, तो उसको आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। आपको एग्जाम्पल्स लिखना कंपलसरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक डू यू नो में एक पार्ट दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि न्यूलैंड ने ये जो थ्योरी है उसकी, तो वो किससे कंपेयर की है, तो उसका कंपैरिजन म्यूज़िक से किया है। म्यूज़िक में जैसे नोट रहते हैं, उसी तरह जैसे इन इंडियन म्यूज़िक सिस्टम देयर आर 7 मेन नोट्स। जैसे कि आपको पता है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। सो ये 7 सुर है और इनसे मिलकर ही म्यूज़िक बनता है, या फिर इनको वैरायटी की वेज से हम ये वैरायटी से अगर हम बजाते हैं ये सब नोट्स, तो इनसे अलग धुनी या फिर म्यूज़िक जो है वो तैयार होता है। सो उसी तरह यहाँ पर अभी एंड देयर कलेक्शन इज कॉल्ड एज सप्तक। ये 7 सुर जो है उनको क्या कहा जाता है, सप्तक कहते हैं हम म्यूजिक के लैंग्वेज में। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा टू नी। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी करते हुए, और वैसे वैसे ये जो नोट है, सा के बाद आने वाला रे जो है वो थोड़ा हाई नोट में है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, या फिर उस रे के बाद आने वाला ग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और थोड़ी हाई है, म की फ्रीक्वेंसी और थोड़ी हाई है, प की फ्रीक्वेंसी म से और थोड़ी, ऐसे करते करते उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। नोट्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा टू नी एंड देन कम्स टू सा ऑफ व्हाट, सा ऑफ अपर सप्तक। अपर सप्तक का सा जो है वो नी के बाद आ जाता है, यानी कि ये जो सा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नोट में है, लेकिन ये लोअर सप्तक का सा कहा जाएगा उसको। और इसके बाद नी के बाद जो आने वाला सा है उसको क्या कहेंगे हम, अपर सप्तक का सा। एट द डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल सा। ओरिजिनल सा यानी कि क्या, ये जो पहले वाला जो सा है, इससे इस नी के बाद आने वाली जो सा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल रहने वाली है। तो ये डिफरेंस है। हालांकि दोनों भी सा है, लेकिन इससे फर्स्ट वाले जो सा है उससे जो नी के बाद में आने वाला जो सा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल रहने वाली है। इट मीन्स दैट नोट्स रिपीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन सप्तक। उसने क्या कहा न्यूलैंड्स ने कि नोट्स जो है ये रिपीट होते हैं, सारे गम पध नी, इतने ही नोट्स से, और नी के बाद फिर से सा आ जाता है, लेकिन वो अपर सप्तक का होता है और फिर से वहाँ पर एक अलग सप्तक शुरू हो जाता है। तो इस तरह से नोट जो है वो रिपीट होते हैं। द 7 नोट्स इन द वेस्टर्न म्यूजिक। वैसे ही ये तो हो गए हमारे इंडियन म्यूजिक के बारे में, लेकिन वेस्टर्न नोट्स में भी, वेस्टर्न म्यूजिक में भी ऐसे ही नोट्स है, 7 ही नोट्स है। उनको जैसे कहा जाता है डो, रे, मी, फा, सो, ला, ती। तो ये 7 नोट्स हैं। सो द नोट डो हैविंग द डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी and come again at the 8th place,
जैसे हमारे इसमें सा है वैसे उनके वेस्टर्न म्यूजिक में डो है। तो ये जो डो है वो रिपीट हो जाता है, डो रे मी फासो ला ती, ती के बाद जो है अगेन डो आएगा लेकिन वो अपर सप्तक का होगा। सो दिस इज द ऑक्टेव ऑफ द वेस्टर्न म्यूजिक। ये वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में बताया गया है। हालांकि दोनों ही सेम है, सिर्फ वर्ड्स के जो है वर्ड्स थोड़े अलग हैं। इंडियन म्यूजिक में हम उसे सारे ग म प ध नी कहते हैं, वैसे ही वेस्टर्न म्यूजिक में वो लोग क्या कहते हैं, डोरेमी फासोलाती, इस तरह से। सो म्यूजिक इज अ क्रिएटेड बाय द वराइटीज इन द यूज ऑफ दीज नोट्स। उसने ये भी कहा है कि इन 7 सुरों को ही हम यूज करके अलग अलग तरह से क्या करते हैं, म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। तो ये तो बात सच है कि क्योंकि हम देखते हैं जितने भी म्यूज़िक कंपोज़र हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नोट है ही नहीं। सारे ग म प ध नी के अलावा दूसरा कोई नोट है ही नहीं। इसको ही अलग वैरायटी से प्ले करके या फिर बजाकर अलग अलग तरह का म्यूज़िक जो है वो क्रिएट किया जाता है। एनीवे, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये उसने एग्जाम्पल क्यों कोरिलेट किया, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स थे, न्यूलैंड्स ने जो अरेंज किए थे, तो वो एलिमेंट्स भी उसी तरह अरेंज थे। फर्स्ट जो एलिमेंट था वो, और जो 8 नंबर का एलिमेंट है वो, उसकी दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम थी। तो यही बात उसको समझानी थी, इसलिए उसने एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये एग्जाम्पल म्यूज़िक का दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है आपको। ये तो हो गया न्यूलैंड्स के बारे में। आपको अगर क्वेश्चन आ गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखिए, तो वो 1 मार्क के लिए आपने लिखा और या फिर 2 एग्जाम्पल जो है उसके साथ दे दिए। उसके बाद अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव का रूल जो है, उसके लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन जो है, यहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशंस है। मेनी लिमिटेशंस वेर फाउंड इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अभी कौन कौन से लिमिटेशंस है। दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये हो गया आपका फर्स्ट लिमिटेशन, यानी कि पहला लिमिटेशन यही है कि ये जो लॉ है ये कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, ये जो है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का रूल, तो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल होता है। कैल्शियम के बाद ये काम नहीं करता, यानी कि क्रोमियम है, यानी कि आगे के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ये एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यूलैंड्स ने क्या किया था, न्यूलैंड्स फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल ऑफ 7 into 8, दैट इज़ 56। अभी उस ज़माने में ओनली 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, इस वजह से उसने भी उतने ही बॉक्सेस किए थे, 56। तो जितने भी नोन एलिमेंट थे वो 7 into 8 56 बॉक्सेस में उसने फिट किए। न्यूलैंड प्लेस द 2 एलिमेंट्स each in some boxes to accommodate all the known elements in the table। अब यहाँ पर ये जो है दूसरी जो गलती या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेशन जो है इस न्यूलैंड्स का, ये यहाँ पर सामने आता है कि उसने ये सारे जो एलिमेंट्स है 56 एलिमेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए या फिर बिठाने के लिए उस टेबल में उसने क्या किया। कई जगहों पर आप देखेंगे, जैसे ये 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, एक ही इसमें 2 एलिमेंट जो है वो रख दिए। तो ये बात जो है वो लिमिटेशंस में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देना है एग्जांपल इसका एग्ज़ाम में, जैसे कोबाल्ट एंड निकेल एंड सीसियम एंड लैंथियम। सो ये एग्जांपल जो है वो 2 एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मोर ओवर he placed some elements with a different properties under the same note in the octave। और उसने एक और भी गलती कर दी कि यहाँ पर he placed some elements, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी अलग होने के बावजूद भी उसने उनको सेम नोट के अंदर रखा है, यानी कि सेम ग्रुप के अंदर वो आ गए हैं इन ऑक्टेव। फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड प्लेस द कोबाल्ट एंड निकेल अंडर द नोट डो। हाँ, डो के अंडर ही ये दोनों एलिमेंट दिखाई देते हैं, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है दोनों की डिफरेंट है, फिर भी ये दोनों एलिमेंट्स
एक ही इसमें नोट के अंदर डाल दिए हैं। अलॉन्ग विथ अ हैलोजन, हैलोजन के साथ, वाइल फ्लोरीन हैविंग द सिमिलैरिटी विथ अ कोबाल्ट एंड निकेल। हाँ, फ्लोरीन की सिमिलैरिटी है कोबाल्ट एंड निकेल के साथ। तो इस तरह से उसने यहाँ पर सोचा है। हैलोजन्स ग्रुप जो है उनके इसमें कोबाल्ट एंड निकेल डाल दिया है। सो अवे फ्रॉम देम अलॉन्ग विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का अगर देखते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर अंडर द नोट टी, टी के नोट अंडर, टी का जो नोट है उसके अंडर ऑक्सीजन को डाल दिया है, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम टी का जो नोट है लास्ट वाला ये कॉलम, तो इसमें यहाँ पर क्या किया है, ऑक्सीजन एंड सल्फर ये जो है वो उसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह से कुछ जो है लिमिटेशंस यहाँ पर पैदा हो गए हैं। सो ऑक्सीजन एंड सल्फर अंडर नोट टी, also Newland's octave did not have provision to accommodate newly discovered element। newly discovered यानी कि क्या, जो नए सिरे से या फिर नए कुछ एलिमेंट जो है, उसने ये ध्यान में बात रखनी चाहिए थी न्यूलैंड्स ने, जब 56 एलिमेंट्स को उसने अरेंज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए ये जो टेबल बनाया था, तो उस वक्त उसने ये ध्यान में नहीं रखी चीज़ कि आगे भी कुछ रिसर्च हो सकता है। इतने तक कुछ एलिमेंट जो है 56 ही एलिमेंट्स रहने वाले नहीं है, इन फ्यूचर डिस्कवरी होती चली जाएगी। क्योंकि जैसे आपको पता है साइंस में जो है रिसर्च चलता है, साइंस इज़ अ प्रोग्रेसिव, तो साइंस में डिस्कवरी हो जाएगी। तो फ्यूचर में अगर डिस्कवरी हो गई और कुछ और एलिमेंट्स अगर डिस्कवर्ड हो गए तो उनके लिए उसने यहाँ पर प्लेस जो है वो नहीं रखी थी। सो ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। नए जो एलिमेंट्स हैं डिस्कवर्ड जो हो चुके थे उनको यहाँ पर कुछ जगह ही नहीं बची थी। हाँ, क्योंकि हालांकि यहाँ पर आप देख सकते एक ही इसमें कॉलम में दो दो एलिमेंट जो है अंडर वन नोट उसने डाल दिए थे। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस आते हैं। नेक्स्ट जो है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लैटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और जितने भी नए एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए बाद में, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो न्यूलैंड्स की लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रही थी, यानी कि वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। इस तरह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो थ्योरी है उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आए हैं। ये सारे लिमिटेशंस आपको लिखने के लिए भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में इसके ऊपर आ सकता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एक्सप्लेन कीजिए या फिर उसकी लिमिटेशंस जो हैं वो उसके साथ लिखिए, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन। या फिर अगर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि राइट द लिमिटेशंस इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव थ्योरी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की थ्योरी जो है उसके जो है लिमिटेशंस लिखे। 2 मार्क्स के लिए ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो मिनिमम आप 4 जो है लिमिटेशन जो है वो किसी भी तरह से लिख सकते हैं। हर एक इसमें ये पूरा पैराग्राफ जो यहाँ पर दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर सारे लिमिटेशंस बताए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिल वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।